हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 3, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इस चैप्टर का पहले नाम हुआ करता था इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की तो थोड़ी सी पहले आपको मैं इसकी समरी दे देता हूं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया को जब तो उस समय की सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट थी। इसका सिंपल रीजन था कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, तो उसका इम्पैक्ट हर तरफ देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुई तो बहुत सारी कंट्री डीकोलोनाइज हुई थी, मतलब उनको अभी भी आज़ादी मिली थी, तो वो अपने आप को सेटअप करने में लगी हुई थी। इसका जैसा कि हमने कोल्ड वॉर बारे में पढ़ा, यूएसए के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो इंडिया को दोनों में से कोई एक कैंप ज्वाइन करने का प्रेशर देखने को मिल रहा था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही थी। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पूरी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और एक्सटर्नल रिलेशन का, कि इंडिया ने इंटरनली क्या काम किया और बाहर हमको ऐसा क्या देखने मिला बाकी कंट्रीज में जिसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप किया। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया के चाइना, पाकिस्तान और इसराइल के साथ रिलेशन में। इसराइल वाला अभी अभी ऐड हुआ है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिरी में हम डिसाइड करेंगे इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी। इसमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया गया है इस साल से, तो वो भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब इंडिया को आज़ादी मिली थी उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। सबसे पहली कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई थी, तो उसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल रहे थे। इसके बाद फॉरेन में ऐसी पूरी जितनी भी कंट्रीज थी वहाँ पर इतने सारे नाटक चल रहे थे कि उसके इंडिया को 3 वॉर फेस करनी पड़ रही थी 1962, 65 और 1971 में। ये 3 वॉर हुई तो उसका अलग नुकसान देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ यूएन का समय फॉर्म चल रहा था, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही थी। जैसा कि अगर आपको याद होगा, हमने यूएन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही खत्म हुआ उसका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात चल रही थी, तो इंडिया को उस पर भी ध्यान देना था कि जैसे यूएन, उस समय पता नहीं था कि यूएन फॉर्म होगा, उस समय से बात चल रही थी। तो उसमें हमारा पूरा ये देखना था कि यूएन बन चुका है जैसे 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो उसमें हमारा क्या रोल रहता है, उसमें हम कैसे अपना रोल बढ़ा सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद जितनी भी नई कंट्रीज डीकोलोनाइज हुई थी वर्ल्ड वॉर के, जिनको आजादी उस समय मिली थी, तो उनको ट्विन चैलेंज फेस करने को मिल रहा था। ये क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिल जाता है कि कौन से ट्विन चैलेंज पर वो काम कर रहे थे। तो हर नई आजाद वाली कंट्री का काम था वो 2 चीजों पर ध्यान दे रहा था। एक था वेलफेयर लोगों का, कि पूरा लोगों का वेलफेयर होना चाहिए, साथ ही साथ डेमोक्रेसी पर लोग ध्यान दे रहे थे। इंडिया ने भी इन दोनों चीजों पर ध्यान दिया था, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में और जितनी भी पॉलिसी उस समय फॉर्म हो रही थी उसमें इस चीज का बेहद ध्यान दिया जा रहा था कि वेलफेयर भी हो और साथ ही साथ डेमोक्रेसी भी प्रमोट हो। इसके बाद जो इंडिया के ब्रिटिशर थे वो तो इंडिया से चले गए, लेकिन उन लोग बहुत सारे ऐसे अपने रिलेशन खराब करके चले गए थे फॉरेन कंट्रीज के साथ, जिसे इंडिया को सुधारना था अभी। तो ये ब्रिटिशर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम छोड़ के चले गए थे। साथ ही साथ इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पॉवर्टी बढ़ने का जैसे वर्ल्ड वॉर वाला किस्सा अलग चल रहा था, तो इंडिया को अपनी सिक्योरिटी भी देखना था। और साथ ही साथ इंडिया ने ये भी डिसाइड किया था कि इंडिया जितनी भी कंट्रीज है उनकी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेगा। मतलब अगर उन लोगों को सोवरेनिटी है तो उसको पूरा रिस्पेक्ट करेगा, सबके साथ पीस बना के काम करेगा। और इंडिया का मेन एम था कि इंडिया जो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएगा वो हम पीस के जरिए लेके आएंगे। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप बाकी कंट्री के साथ पीसफुल रिलेशन रख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी अपने आप सही हो रही है। तो ये चीज पर इंडिया ने बहुत ध्यान दिया था। और ये जितने भी एम थे ये कहीं ना कहीं पूरे रिफ्लेक्ट हो रहे थे इंडिया की वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो ये बहुत एक शानदार चीज हमारे सामने देखने को हमें मिल रही थी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी का भी बिहेवियर हो वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर की वजह से बन पाता है, चाहे फैमिली हो या एक पर्सनल कोई आदमी हो, सेम ऐसी चीज देखने को मिलती है। तो यही सेम चीज हमें फॉरेन पॉलिसी में भी देखने को मिलता है। एक डोमेस्टिक जो भी चल रहा है और जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट जो भी चल रहा है, ये दोनों चीजें मिलकर फ्रेम करती है कोई भी फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया में वो यही देखने मिल रहा था कि फॉरेन में पूरी कंट्रीज में जो चल रहा था और इंटरनली जो चल रहा था, ये चीज हमारी फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम कर रहे थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो अभी नई कंट्रीज हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, इन कंट्रीज के अंदर जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज में अब जो आ रही थी, डेवलप हो रही थी, इन लोगों के पास इतना अच्छा एक इंटरनल वो नहीं था सिस्टम जो ये अपने कंसर्न्स फॉरेन में पूरे अच्छे क्लियरली बता पाए। मतलब सपोज कर लीजिए हमारे कोई भी कंसर्न्स है, हमें उसे पूरे वर्ल्ड को शो करना है, तो हमारे पास इतनी रिसोर्सेज की कमी पड़ रही थी। जितनी भी डेवलपिंग कंट्री थी उसमें से खासकर इंडिया ने हमने बहुत ही मॉडेस्ट गोल अपनाया, जैसा कि डेवलपमेंट हमने अपनाया और पीस अपनाया अपने नेबरहुड में। मतलब हमारा मेन जो पहला फोकस था वो ये था कि हमारा जो भी नेबरहुड है, आसपास की कंट्रीज और हमारी खुद की कंट्री है, यहाँ पर हम पीस और डेवलपमेंट दोनों को प्रमोट करें। क्योंकि बेसिकली जो एक चीज सबसे ज्यादा देखने को मिल रही थी वो ये था कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ उसके बाद ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनने डेवलप्ड कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी को अपना लिया था। मतलब सिंपल सी बात है, उस समय की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी रहती थी, चाहे वो इंडिया की हो चाहे किसी भी कंट्री की हो, जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि उस समय यूएसए डेवलप्ड था, यूएसएसआर
बहुत डेवलप्ड था, तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस हम पर आ जाता है। तो वही देखने को मिल रहा था, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने इन दोनों में से किसी एक कंट्री की आइडियोलॉजी और पूरी फॉरेन पॉलिसी को अपना लिया था। इसी वजह से हमें कोल्ड वॉर देखने मिली थी, जहां पर दो कैंप्स में पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था। जिसको यूएसए की आइडियोलॉजी और उसकी फॉरेन पॉलिसी पसंद आती थी वो उसकी तरफ शिफ्ट हो गए थे, और बाकी जो लोग को यूएसएसआर की पसंद आती थी उसकी तरफ शिफ्ट हो गए थे। इस पूरी कोल्ड वॉर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इस पर मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो इंडिया को सवाल आ रहा था वो ये था कि जैसे कई न्यूली कंट्री जो अभी भी आजाद हुई थी वो सीधे दो में से एक कैंप को ज्वाइन कर रही थी, या फिर हमने ये भी देखा कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो उसके बाद पूरा कैपिटलिज्म में शिफ्ट आ रहा था, तो सबको तो वहां से लड़ाई अपनी चालू कर दी थी। लेकिन इंडिया को जब 1947 पर लड़ाई चालू हुई तो उसी समय वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, और उस समय ये कैंप का जो पार्टीशन था, दो कैंप में पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो रहा था, ये समय चालू ही हुआ था। तो इंडिया को तो स्टार्टिंग से इससे जूझना पड़ रहा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही आया था, क्या इंडिया ने इन दोनों कैंप में से कोई कैंप ज्वाइन किया, और अगर नहीं किया तो इंडिया ने अपने आप को कैसे बचाया इन दो कैंप को ज्वाइन करने से। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर अब आपको मैं अगले इस टॉपिक पर देने वाला। सो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट आपको याद आ रहा होगा, आपने पहली बुक में भी पढ़ा था, तो इसके बारे में थोड़ा और हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया जब मतलब नेशनल फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा था, मतलब जब इंडिया को आज़ादी नहीं मिली थी उस समय अगर हम बात करें तो इंडिया सिर्फ ऐसा नहीं था जो अपनी आज़ादी के लिए बस लड़ रहा था कि मतलब अंदर ही अंदर इंडिया में पूरा अपने नेशनलिस्ट काम कर रहे हैं कि इंडिया को आज़ादी मिल जाए। इंडिया एक बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा था। इंडिया का टारगेट ब्रिटिशर को हटाना नहीं था, इंडिया का टारगेट था इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को हटाना। मतलब इंडिया का मानना था कि ये जो दोनों चीजें बहुत बेकार है, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में इसके खिलाफ आवाज उठा रहा था। इसलिए हमें देखने को यह भी मिलता है कि इंडिया के उस समय के जितने भी नेशनलिस्ट थे उनके बाहर के पूरे लोगों के साथ बहुत बड़े कॉन्टेक्ट थे। मतलब ऐसा नहीं था कि इंडिया में जो हो रहा है वो सिर्फ इंडिया तक रुका हुआ है, वो बाहर तक जा रहा था। और इसका सबसे बड़ी चीज हमें देखने को ये मिली कि जब इंडिया ने अपना फ्रीडम स्ट्रगल चालू किया था तो उसके बाद अफ्रीकन और बहुत सारी एशियन कंट्रीज जो समय आजाद नहीं थी वो भी इंडिया से इन्फ्लुएंस हुई थी और उन्हें भी आवाज उठाई थी कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले आजादी से पहले ही चालू कर दिया था फ्रीडम के लिए पूरे वर्ल्ड की। मतलब इंडिया का हमेशा से मेन एम रहा है सब पूरे देश को उनकी आज़ादी मिलनी चाहिए, सोवरेनिटी मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ उनमें पीस होना चाहिए हर जगह पर। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखने को मिलता है जब हमारे सुभाष चंद्र जी ने INA फॉर्म करी थी, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी। आपकी बुक में इसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। INA मतलब एक पूरा मिलिट्री ग्रुप फॉर्म हुआ था इंडियन नेशनलिस्ट और जापान, जो समय इंपीरियल जापान था, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप फॉर्म किया था जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई करी थी। इससे साफ साफ समझ में आता है कि भले ही इंडिया में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, लेकिन ये पूरा काम बाहर भी हमें देखने को मिल रहा है। मतलब उस समय जापान भी इन्हीं चीज़ों से परेशान था, इंडिया भी इन्हीं चीज़ों से परेशान था, तो दोनों ने मिलकर एक आर्मी फॉर्म करी थी। तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ आती है। आप विकिपीडिया में जाएंगे तो आपको INA के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने को भी मिल जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ हमें देखने को ये मिली कि जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों चीज़ों को देखकर बनाई गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब डोमेस्टिक चीज़ों को देख के बनाया गया तो इसमें नेशनल जो फ्रीडम की जितनी भी हमारी चीजें थी उसको भी ध्यान में रखा गया था। लेकिन इसका सबसे बड़ी इंडिया को प्रॉब्लम ये हो गई कि जैसे ही इंडिया को आज़ादी मिली उसका कोल्ड वॉर आ गया, और कोल्ड वॉर कोई छोटी मोटी चीज़ थी नहीं। यहाँ पर पूरा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल हर चीज़ में हमें बहुत चीज़ें देखने को मिल रही थी। मतलब जहाँ यूएसएसआर की लड़ाई चल रही थी तो तीनों स्फीयर में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे थे। मतलब हर तरफ से इंडिया से फंसता जा रहा था, मतलब चाहकर भी इंडिया से भाग नहीं सकता था, इंडिया को इसका सामना करना था। तो एक बहुत बड़ी चीज हमारे सामने ये आ रही थी। इसके बाद ये कोल्ड वॉर के साथ साथ वहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रहे थे, वो एक चीज हमको देखने मिल रही थी। उसके कम्युनिस्ट चाइना फॉर्म हो गया था, मतलब कम्युनिस्ट चाइना एक नई चीज हमारे सामने आ गई थी। और यहाँ हम कम्युनिस्ट चाइना की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इंडिया के नेबर है। तो इंडिया के नेबर में अगर कुछ भी होता है तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिलेगा। इसके बाद डीकोलोनाइजेशन हो रहा था, मतलब बहुत सारी कंट्री अब आज़ाद होना चालू हो रही थी, तो एक नई चीज़ सामने आ रही थी। तो फाइनली इंडिया के अब जितने भी आगे के प्लान्स बनने थे तो इन सारी चीज़ों को देखकर बनना था। मतलब कोल्ड वॉर को भी मैनेज करना है, इतनी सारी कंट्री अब जो आज़ाद हो रही है उनके रिलेशन को मैच करना है, कम्युनिस्ट चाइना बन गया उसको मैनेज करना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे UN फॉर्म हो रहा है तो उसमें भी हमारी पहुंच दी चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ देखकर फिर आगे के डिसीजन बनाए जा रहे हैं।
इसमें जो सबसे पहली हमारी सब हेडिंग आती है वो है नेहरूज रोल, और ये बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम बात करें नेहरू जी के, तो इंडिया के पहले पीएम थे और साथ ही साथ वो खुद के ही फॉरेन मिनिस्टर थे, मतलब वो पीएम और फॉरेन मिनिस्टर दोनों थे। तो 1946 से 1964 तक इन्हें फॉरेन पॉलिसी जो फ्रेम करनी थी, तो बहुत आसानी जा रही थी क्योंकि इनका बहुत बड़ा मेन रोल उसमें था, और इनने इंडिया के नेशनल एजेंडा को फॉर्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जिनके लिए इन्हें जाना जाता है। तो अगर हम बात करें नेहरू जी की, तो नेहरू जी के जो 3 मेन सबसे बड़े एम थे फॉरेन पॉलिसी बनाने के, वो थे, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि नेहरू जी कौन से 3 चीजों के मेन एम रखते थे फॉरेन पॉलिसी बनाने में। सबसे पहला था जो हार्ड एंड सोवरेनिटी है हमारी, हमें जो इतनी मेहनत से हमें सोवरेनिटी मिली है, इसको हमें प्रिजर्व करके रखना है, ये किसी भी तरह से खो ना जाए, वापस ऐसा ना हो कि इंडिया को कोई और कैप्चर कर ले और इंडिया को वापस एक कॉलोनी बना ले। इस पर इनका पहला ध्यान था। दूसरा था कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, मतलब हमारी जो टेरिटरी में एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए यूनाइटेड हैं, उस यूनिटी को बना के रखना है, वो किसी भी तरह से वापस टूटे ना, कोई और फिर से पार्टीशन हमें देखने को ना मिले। और थर्ड इनका था रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इनका ये भी कहना था कि हमें वहां पर सबसे पहले जैसे सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, हमें यूनिटी को प्रमोट करना है, यूनिटी को बढ़ा के चलना है, साथ ही साथ एक बहुत तेजी का इकोनॉमिक ग्रोथ हमें चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल और प्ले किया था, वही हमारी जो कोल्ड वॉर चल रही थी, उसमें कोल्ड वॉर की सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया को बहुत ज्यादा फोर्स किया जा रहा था दोनों कैंप में से किसी एक कैंप को जोड़ने के लिए। मोस्टली इंडियंस का, जैसे हमारे एक मेनली लीडर की अगर हम बात करें तो हमारे डॉक्टर अंबेडकर और बहुत सारे बड़े बड़े लीडरों का मानना था कि इंडिया को यूएस का कैंप ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसका सिंपल रीजन था कि जो यूएस है वो उसकी जो आइडियोलॉजी वो प्रो डेमोक्रेसी है, तो कहीं ना कहीं यूएसए भी डेमोक्रेटिक कंट्री था, इंडिया भी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था, तो इंडिया को कहीं ना कहीं बेनिफिट ही मिलना है। इसलिए मोस्टली लोग बोल रहे थे कि इंडिया को यूएसए के साथ ज्वाइन कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ पार्टी जैसे कि भारतीय जनसंघ, इसके बाद स्वतंत्रता पार्टी, इसका ये जो कम्युनिज्म के सीधे सीधे खिलाफ थे, तो इनका भी यही मानना था कि इंडिया को सीधे सीधे यूएसए को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन हमारे नेहरू जी जो समय पीएम थे, उन्हें किसी एक की नहीं सुनी, और उनका मेन ये था कि हम थोड़ा फ्रीडम लेके आराम से देखेंगे कि कौन सा इंडिया के लिए बेटर है, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। इसके बाद सबसे बड़ा रोल जो प्ले हुआ था नॉन अलाइंड मूवमेंट का। इसके बारे में हमने पहले भी नाम के बारे में पहले पढ़ा है, इस बुक में भी थोड़ा इसके बारे में दिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इन सब चीज होने के बाद जो चीज हमें इंडिया में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही थी वो ये थी कि इंडिया ने प्लान बनाया कि दोनों कैंप से डिस्टेंस बनाएगा। इसमें हमने पहले भी नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, तो इसमें थोड़ा सा अलग भी है, इसलिए इसको स्किप मत करना, और ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हुआ क्या, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड 2 कैंप में डिवाइड हो गया था, तो हर कोई इनमें से दोनों में से किसी को ज्वाइन करना चाह रहा था। लेकिन उस समय इंडिया नई फॉरेन पॉलिसी लेके आया, वो नई फॉरेन पॉलिसी का नाम था नॉन अलाइनमेंट। मतलब इंडिया का सीधा कहना था कि इन दोनों में से हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, इसके बदले हम इन दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पीस को प्रमोट करेंगे। सबसे पहले इंडिया ने जो इस पीस को प्रमोट करने का स्टेप लिया वो ये था कि यूएन के जो पीस को कीपिंग ऑपरेशन चल रहे थे उसमें ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाई, क्योंकि इंडिया का मेन एम यही था कि पूरे वर्ल्ड में जितनी ज्यादा पीस प्रमोट हो सके उतना ज्यादा अच्छा होगा। ये चीज इंडिया की तरफ से देखने को मिल रही थी। इसी के साथ इंडिया ने फिर पूरा अपना तरीका अपनाया पीस को प्रमोट करने में। और जैसा कि हम सब जानते हैं उस समय मेनली हमें 2 ग्रुप देखने मिलते थे, एक यूएस और यूएसएसआर, और इन दोनों के अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन चलते थे। जैसा हमने कोल्ड वॉर वाले में पढ़ा था, यूएस का नाटो चलता था और यूएसएसआर का वार्सो पैक्ट चलता था। तो इंडिया ने अपना थर्ड बना दिया था, वो था नॉन अलाइनमेंट, और इंडिया ने बोला था कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इसको ज्वाइन करें। और इससे पहले कि आप सब ये सोचें कि इंडिया ने क्यों एक भी कैंप ज्वाइन नहीं किया, जब पूरा वर्ल्ड 2 में डिवाइड हो रहा था तो इंडिया को क्या पड़ी थी दोनों को ज्वाइन नहीं करना। तो इसका सिंपल रीजन ये है कि पहली चीज, इंडिया उसी समय इंडिपेंडेंट हुआ था, तो ऑब्वियसली इंडिया को सबसे रिलेशन अच्छे बनाने थे, और सिंपल सी बात इतनी थी कि इंडिया किसी भी मिलिट्री ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। आज की डेट में अगर इंडिया उस समय इंडिया यूएसए को ज्वाइन कर लेता तो दूसरे कैंप वाले पूरे इंडिया से नाराज हो जाते और वाइस वर्सा में दोनों में देखने को मिलता। तो कहीं ना कहीं एक नई जो कंट्री अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इंडिया ने किसी भी कैंप को ज्वाइन नहीं किया था। इंडिया का जो मेन काम होता था वो था उन दोनों पावर को बैलेंस बनाना, और इंडिया ने इसके लिए बहुत ज्यादा ट्राई भी किया। हमने पहले भी नेहरू जी का रोल इसमें पढ़ा था, लेकिन इसमें जितना हम सोचते हैं उतना आसानी होता नहीं है। जरूरी नहीं है कि इंडिया हर बार पावर को बैलेंस कर पाए, कई बार आपको आरोपों को भी झेलना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है कि जब ब्रिटिश ने इजिप्ट को अटैक किया, वहां पर जो स्विस कैनाल था उसके पीछे, तो इस पर इंडिया ने बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी पूरे वर्ल्ड में।
इंडिया ने कहा था कि जो न्यू कॉलोनियलिज्म इन्वेशन आ रहा है हम इसके बिल्कुल खिलाफ है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब यूएसएसआर ने हंगरी को इन्वेड किया तो उसके अंदर इंडिया ने कोई आवाज नहीं उठाई, और इनफैक्ट उस समय बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जो इस पर आवाज उठा रही थी, लेकिन इंडिया खामोश रही, क्योंकि मे बी उसका ये रीजन हो सकता है कि इंडिया को यूएसएसआर से अपने रिलेशन खराब नहीं करने थे। तो यहाँ इंडिया पर बहुत आरोप लगते थे कि आप ये कैसा गेम खेल रहे हो, एक तरफ आप गलत पर आवाज उठाते हो तो एक तरफ आप आवाज नहीं उठाते, मतलब आप चाह क्या रहे हो। तो एक बहुत बड़ा इंडिया को इस चीज का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि इंडिया ने अपनी कोई खेल खेला है। इंडिया ने बहुत सारे इंटरनेशनल ऐसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई थी उस समय, क्योंकि एक इंडिया की बिल्कुल सच्चाई है कि मतलब ऐसा नहीं था कि इंडिया ने सिर्फ नाम का नॉन अलाइनमेंट फॉलो किया था, इंडिया सही में पीस के लिए काम कर रहा था। और इसका सबसे बड़ी चीज देखने को ये मिली थी कि जब इंडिया पूरे डेवलपिंग कंट्रीज को बोल रहा था कि आप भी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाओ, उस समय हमारे पाकिस्तान ने यूएसए की मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद यूएसए कहीं ना कहीं इंडिया से नाराज हो गया था, क्योंकि उसका कहना था कि क्या आप नाटक कर रहे हो, आपको भी हमारा ज्वाइन कर लेना चाहिए कैंप और आपको हमारे साथ आ जाना चाहिए। जिसकी वजह से 1950 में थोड़े से इंडिया और यूएसए के रिलेशन में गड़बड़ाते हुए दिख रहे थे। साथ ही साथ इसका जब इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन अच्छे हो रहे थे, जैसा कि हमने बात करी थी 20 ईयर फ्रेंडशिप की बात करी थी, और बाकी सामने दिखता भी है लोगों को कि यूएसएसआर के खिलाफ इंडिया आवाज नहीं उठा रहा है, तो इससे भी यूएसए बहुत ज्यादा इंडिया से चिढ़ गया था। और साथ ही साथ जैसा कि अगर आपको याद हो प्लान डेवलपमेंट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंडिया जब आजाद हुआ तो उसके बाद इंडिया ने जितना भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की पॉलिसी को अपनाया था, मतलब इंडिया कहना था कि हम कम से कम बाहर से सामान लेंगे और उसका सब्स्टिट्यूट इंडिया में ही हम उसको डेवलप करेंगे। तो इससे ये होता है कि सबसे बड़ी बात है कि जब आपने बाहर से सामान लेना बंद कर दिया और आप अपनी कंट्री में ही वो सामान बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपोर्ट भी लिमिटेड हो जाता है। तो जो मेन प्रॉब्लम हो रही थी वो ये था कि इंडिया का जो बाहर से रिलेशन था ट्रेड के ये मीडियम से, वो भी कहीं ना कहीं कम हो गया था, मतलब इंडिया के जितने भी रिलेशन थे वो भी कहीं ना कहीं गिरने लगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है एफ्रो एशियन यूनिटी। जैसा कि टॉपिक से मालूम चलता है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अफ्रीका और एशिया की जो अभी भी नई कंट्रीज जो अभी आज़ाद हुई थी, तो उन लोग के बीच कैसे इतनी एकदम यूनिटी हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले इसका एग्जांपल आता है कि जब नेहरू जी, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तभी नेहरू जी समझ गए थे कि इंडिया सबसे एक तो बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया की लोकेशन भी बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं इंडिया एक पावर होल्ड करती है जिसको फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी कंट्री बना सकती है। मतलब नेहरू जी को मालूम था, उन्हें फ्यूचर देख लिया था कि बाद में इंडिया पूरे इंटरनेशनल वे में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, जिसके कारण इंडिया की आज़ादी के जस्ट 5 महीने बाद मार्च 1947 में नेहरू जी ने, मतलब इंडिया ने नेहरू जी की लीडरशिप में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस करी, जहां पर पूरी कंट्रीज को बुलाया गया था। उस कॉन्फ्रेंस में पूरी बात की गई थी ऐसे कि यूनिटी के पर्पस के लिए। और इसके बाद सबसे बड़ा इंडिया ने जो स्टेप लिया था वो ये था कि इंडोनेशिया पर जो डच की कॉलोनियल रिजाइम का पूरा वो था, मतलब उन पर कैप्चर किया हुआ था, कॉलोनी बना के रखा था, इनने 1949 में एक और कॉन्फ्रेंस बुलाई जहां पर मेन बात यही करी गई थी कि हम इंडोनेशिया को कैसे आजादी दिलवा सकते हैं। मतलब ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इसलिए क्या गया कि जब फ्यूचर में इंडिया इन सबसे अच्छी एक रिलेशन रख सके, तो एक बहुत बड़ी चीज हमारे सामने देखने को मिली थी। और इसके बाद सबसे बड़ा जो एक स्टेप बोला जाता है एफ्रो एशियन यूनिटी का, वो है जो बैंडुंग इंडोनेशिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955, जहां पर अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज आई थी। ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके बाद नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, मतलब नाम फॉर्म हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हमारे सामने आई थी। यहाँ पर 1955 में बैंडुंग कॉन्फ्रेंस इसको बोला जाता है, इसका जब नाम फॉर्म हो गया उसके बाद 1961 बेलग्रेड में इसकी फर्स्ट समिट हुई थी, जिसके बाद पूरा नाम का पूरा डिसाइड हुआ था और नेहरू जी हमारे इसके को फाउंडर बन के आए थे नाम के। तो एक बहुत बड़ी चीज हमारे पूरे सामने आई थी, कैसे नेहरू जी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था अफ्रीकन और एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें पूरा प्रमोट करने का यूनिटी। और देखने वाली बात ये मिली थी कि जो नेहरू जी थे, इनकी लीडरशिप में इंडिया ने सबसे बड़ी चीज एक और करी थी कि इन्हें पूरे वर्ल्ड में कॉलोनियलिज्म का अपोज किया था। इनने बोला था कि बिल्कुल सही चीज नहीं है, हर देश को आजाद होना चाहिए। और साथ ही साथ जो अफ्रीकन कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रेसिज्म की, और साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड देखने को मिला था, इंडिया ने कहीं ना कहीं इसको भी अपोज करना चालू कर दिया था। उससे कहीं ना कहीं इंडिया ने पहले ही यूनिटी का प्रोग्राम पूरा चालू कर दिया था कि जब एट द एंड जब पूरे देश आजाद होंगे तो एक यूनाइटेड वे में हम सामने आएंगे, क्योंकि हम सबका पास्ट बहुत सिमिलर है और फ्यूचर में हम सबको एक बड़ी प्लेस होल्ड करना है इस पूरे वर्ल्ड में। तो ये पहली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। अगले वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। बस मैं तो मिलता रहूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। बाय बाय।